बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज तमाम कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज के नए सिपह सलार मुकर्रर कर दिए गए हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद इन दोनों का तकर्रुर हुआ। एक हेजानी कैफियत थी पाकिस्तान की सियासत में, उसका भी खात्मा हुआ जब समरी सदर मुमलिकत को मौसूल हुई, ऐवान सदर पहुंची। उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर का रख्ते सफ़र बांधा। वो लाहौर पहुंचे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में उन्होंने मुलाकात की और कुछ खबरें थी, कुछ कयास था कि शायद समरी को एक आधा दिन डिले किया जाएगा या एक आध हफ्ता डिले किया जा सकता है डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। लेकिन फिर अचानक से ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, समरी आईनी और कानूनी है, तो इसको डॉक्टर आरिफ अलवी पास कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा किसी से कोई जंग नहीं है, ख़ास तौर पर इदारे से तो कोई जंग है ही नहीं। इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट दिया। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी वापस इस्लामाबाद पहुंचे, उन्होंने समरी पर दस्तखत किए और दोनों अहम तकर्रुरियाँ हुई और अहम मुलाकातों का सिलसिला भी आज शाम तक जारी रहा। अब जो ये कहा जा रहा था कि एक सियासी हिजानी कैफियत थी, क्या उसका खात्मा हो गया है? और क्या ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो बयानिया गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा था उसको उन्होंने तब्दील कर लिया है? तमाम जमातें आज एक यक ज़ुबान नज़र आई एक अहम तरीन मामले को लेकर। तो प्रोग्राम में अब इस पर भी बात करेंगे कि मुल्की मईशत इस वक्त डिफ़ॉल्ट के धाने पर है। इस मामले पर भी क्या सब जमातें यकजा होती नज़र आएंगी? जिस तरह मुलाकातों का एक सिलसिला चला, हमने देखा कभी सागडार कभी वज़ीर दिफा अहम तरीन मुलाकातें करते नज़र आ रहे थे। इस तरह की मुलाकातें या इस तरह की हलचल मुल्की मईशत के लिए भी होगी? इस तरफ भी हुकूमत नज़र डालेगी या नहीं डालेगी? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ किया जाएगा? कोई मिसाक़ी मईशत होगा? प्रोग्राम के आखिर में बात आज साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। उनका ये दावा है कि मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो सकते हैं और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इमरान खान की बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, डेडलॉक का खात्मा हो गया। सब इशारे मुस्बत उन्होंने दिए। क्या आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा? और अगर ना हुआ तो जिस तरह कल फवाद चौधरी ने कहा था कि फिर अगला लाहेअमल देंगे, वो लाहेअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हो सकता है? क्या हुकूमत 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर इक़्तिदार में जलसा रैली करने देगी? मशरूत रैली की इजाज़त तो दी गई है। क्या इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में आ सकेगा? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि महाज़राई नहीं चाहते, एहतजाज हमारा बुनियादी हक़ है, क्या कोई महाज़राई का ख़तरा है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाल चंद मालही साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसमा आलमगीर साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और सीनियर तज़कियाकार नुसरत हारिस साहिबा भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लाल चंद मालही साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, क्या उन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया? भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आज न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आर्मी चीफ की और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ चेयरमैन की, तो मैं उनके लिए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। भैया, ये आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये इमरान खान के उस बयानिए की तौसीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। अफराद पर तनकीद की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की फौज पे ना कभी तनकीद की है, ना कभी तनकीद करने का इरादा रखती है। उनका एक ही मुतालबा था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हों वो सीनियरिटी मेरिट के बुनियाद पर हों। और आपने देखा माजी में जिस तरह से नवाज ली खास तौर पर 5 नंबर से, 6 नंबर से, 7 नंबर से उठा उठा के वो प्रमोशंस अपने पसंदीदा बंदू को, पसंदीदा ऑफिसर्स को देती रही है। सो अब इन प्रेशर्स की वजह से, इमरान खान के इन दावों की वजह से, इस बात की वजह से अब उनको जो टॉप सीनियर मोस्ट थे ऑफिशियल्स, उनको लेना पड़ा। हमने पहले ही कहा था कि जो प्रेसिडेंट अलवी साहब फैसला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान पाकिस्तान खान साहब का प्रेशर किसी और तरफ नहीं था सर? आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनके प्रेशर की वजह से ये हुआ?
जी नहीं, बिल्कुल किसी और तरफ नहीं था। हमने पहले ही कहा था हम जो है पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि मेरिट हो। और जो सीनियर मोस्ट जो 2 ऑफिसर्स थे, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने उसकी समरी साइन की है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने प्रेसिडेंट के पीछे खड़ी है। और अब हम यकीनी तौर पर उम्मीद रखते हैं कि गुज़िश्ता 8 माह में जो पाकिस्तान के साथ होता रहा है, जो इंसानी बुनियादी हकूक मुअत्तल रहे हैं, मीडिया पे पाबंदियां रही हैं, सहाफ़ियों को उठा के नंगा करके मारा गया है, सेनेटर्स या पार्लियामेंटेरियंस की जिस तरह वीडियोस बनाई गई हैं, जिस तरह शहबाज गिल को उठा के नंगा करके मारा गया है, जिस तरह पाकिस्तान के महबूब तरीन और वाहिद कौमी लीडर इमरान खान पर हमले हुए हैं, केसेस हुए हैं, अब एक उन पे जो है ठहराव आएगा, और हर इदारा जो है पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करेगा। ठीक। आसमा साहिबा, क्या हुकूमत दिल बड़ा करके, जिस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में चंद रोज़ से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात आ रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया, गैर आइनी किया तो नताइज भुगतना होंगे, अब दिल बड़ा करके डॉक्टर आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया जाएगा क्योंकि सियासी तनाव के खात्मे में बड़ा अहम किरदार हुआ आज उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल पार्टी ने हमेशा जो कहा है, और बिलखसूस इस टर्म में, इस गवर्नमेंट में, तो वो मुल्क और कौम की भलाई के लिए किया है और कहा है। अगर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है, ये इनका फ़र्ज़ था, ये इनकी ड्यूटी थी, ये इस समरी को बर वक्त साइन करना और इस हिजाब को ख़त्म करना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल जो इनकी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब ने जो कैटेगोरिकली ये कहा कि वी विल प्ले विथ इट, इस तैनाती के साथ भी मैं और आरिफ अलवी साहब वी विल प्ले विथ इट, तो ये मैसेज तो सारी दुनिया में चला गया ना। अभी अगर अब ये इसको डिनाई करे तो वो अलग बात है। क्या इस जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और जहाँ पर उन्होंने ये कलमात फरमाए, तो क्या ये पाकिस्तान की भलाई थी? क्या ये पाक फौज की किसी अच्छाई में ये इन्होंने ये कलमात अदा किए? तो अगर अभी ये कह रहे हैं कि हमारे इदारों के साथ कोई जंग नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून है। लेकिन हमने तो हमेशा इनको कहा है कि इनके जो किरदार है, इनके जो जिनके बयानात है, जब कभी ये मीर जाफर और मी सादिक कहते हैं, जब कभी ये डर्टी हैरी कहते हैं, जब कभी ये सारे और जनरल्स के नाम लेते हैं जो मैं नहीं यहाँ लेना चाहती, और जो ये सारे बयानात इन्होंने कहे हैं, ये रिकॉर्ड पर हैं, ये पाकिस्तान के मीडिया के रिकॉर्ड पर भी है और ये दुनिया के रिकॉर्ड पर भी है कि इन्होंने ये बयानात किए हैं। आज अगर ये इसको वेलकम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा क्लियरली कहा था कि ये प्रेरोगेटिव जो है ये वज़ीर आज़म साहब का उनका हक है, और उनकी वो जो तैनाती और जो फर्स्ट नंबर पे है, जिस तरह की GHQ से ये आया है तो उसी तरह हुआ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इसको सपोर्ट किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि ये नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मोस्ट सीनियर नहीं देखा गया, ऐसा पहली बार हुआ है। बहरहाल खुश आए नहीं, ये तो नहीं, क्यों नहीं देखा गया है मोस्ट सीनियर? तो जिस तरह को उन्होंने तो कहे, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि ये आपका प्रेरोगेटिव है और आप जो इसको मुनासिब समझे। और ये तो बहुत बहुत खुशाइल बात है कि जो मोस्ट सीनियर जनरल हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उसको बड़े खुले दिल से वेलकम किया है। और इस सारे सिस्टम को इस तरह स्मूथ होने में सदर आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा किरदार है, और बिलावल भुट्टो साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है कि हमने एक यूनिटी दिखाई। और पहली दफ़ा सारी पार्टियां जो थी, माँ सिवाय PTI के, सारे एक पेज पर थे और उन्होंने इसको वेलकम किया। और PTI ने भी तो एक हफ्ता कबल ही कह दिया था कि आर्मी चीफ कोई भी लगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल जी, इन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ कोई भी लगे, उनको कोई एतराज़ नहीं है कि, लेकिन उसके बाद इनके जो ये कंट्रोवर्शियल बयानात थे तो वो भी वहाँ पर मौजूद है। बिलखसूस जब इन्होंने माजी के तो तमाम बयानात को इमरान खान साहब ने पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो साइफर के हवाले से हो, चाहे वो दीगर मामलात पर हो, न्यूट्रल्स के हवाले से हो। देखिए जी, न्यूट्रल्स, जानवर, ये सारे बयानात उन्होंने छोड़ दिए। साइफर तो उन्होंने कहा कि वी विल प्ले विद द साइफर, फिर कल कहा वी विल प्ले विद दिस तैनाती। तो अब अल्लाह जाने वो किस किस चीज़ के साथ प्ले करते हो, और ये तो उन्हीं को पता है कि
एक कितना बड़ा उन्होंने पाकिस्तान में एक दुनिया में उन्होंने एक बहरान पैदा कर दिया कि भाई जी मुझे अमेरिका ने और इस तरह का रिजीम ठीक है। चेंज और ये साइफर, और आज वो बोला कि वो साइफर नहीं है। तो मतलब है कि ये मान ले, ये बात नहीं कह रहे आज कि ये नहीं है, मान वो ले ये कि कह रहे कि अगर पुरानी ये बात हो गई है, रिजीम इसको रहने दें। ऐसा नहीं कहा कि well साइफर नहीं, वो that कह रहे is पुरानी very बात हो गई। strange, but that is very strange कि आप इतने बड़े लीडर होकर आप एक बात को अपने चलो अपने हम टॉपिक पर अपनी वापस बात के आते हैं, पीछे जाते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब आज जो तमाम तकर्रियाँ हो गई, अहम तरीन जो तकर्रियाँ होनी थी, उसके बाद आप समझते हैं सियासी कशीदगी का खात्मा हो जाएगा? और दूसरा, नए आर्मी चीफ के लिए बड़े अहम चैलेंजेस आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है दोनों साहिबान को मुबारकबाद देंगे और शुक्र है ये कि हिजानी कैफियत जो है ये पूरे मुल्क पे छाई हुई थी, ये अपने अख्ताम को पहुंची। कयास आराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ गईं और सच्चाई सामने आ गई। दो तीन बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा जी और वो है चैलेंजेस के हवाले से। ज़ाहिर है सियासी कशीदगी जो है उसमें मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही और अब मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज पीडीएम के लिए नज़र आ रहा है वो उनका आपस के अंदर इत्तेहाद कायम रखना जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उससे पहले उनको ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एक हवा था जो उनके सर के ऊपर सवार था और मुझे नज़र आ रहा है कि इस अहम तकर्री के बाद जो है वो इमरान खान साहब के अंदर जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अब दूसरी जगहों के ऊपर जाने के लिए पर तोल रहे हैं। और क्योंकि ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, मैं अभी अपने भाई की बात सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बड़ा वाज़ेह कहा कि जनरल आसिम मुनीर के अलावा किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें, मेरिट पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर बात तो ये हुई कि आज उसको क्रेडिट अपने सर बाँधना मेरे ख़्याल में ये ज़रा गैर मुनासिब बात है। ये तो ऐसी बात है कि हम बिल्कुल आँखों में जो है धूल झोंक रहे हों, ये मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि सीनियर मोस्ट का कभी रूल रहा नहीं है। देखें तैनाती होती है आपकी मेरिट के ऊपर, आपकी जो पोजीशन है और ये गवर्नमेंट का सवाबदीद है, बिल्कुल ठीक कहा अभी खातून ने। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे अगर आसिम मुनीर साहब का अगर आप देख लें, वो एजाज़ी शमशीर सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर हैं। वो मुख्तलिफ अहम ओहदों पे रहे जिसमें एमआई और आईएसआई का ओहदा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। कोर उन्होंने कमांड की और इसी तरह क्वार्टर मास्टर जनरल एक बड़ी अहम कमांड होती है। और इससे पहले वो बरतानिया के अंदर सऊदी अरब में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। मैं कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात मेरी हुई जापानी सफारत खाने के अंदर, तो जापान के अंदर उन्होंने कोर्स किए हुए हैं और जापानी बहुत उनके मुतकिद हैं और वहाँ उनके कौमी दिन के ऊपर वो तशरीफ लाए हुए थे, दिफाई दिन के ऊपर। तो मकसद जहाँ कहने का ये है कि जो चैलेंजेस उनके लिए हैं, देखिए चैलेंजेस का अब ये बात कह देना बिल्कुल, क्योंकि कि जी इदारे के ऊपर कभी तनकीद नहीं की इमरान खान साहब ने, नहीं इदारे पे की है तनकीद, ये बात गलत है। क्योंकि या तो फिर जो जनरल नदीम अंजुम साहब की और जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या तो वो गलत थी, फिर वो गलत बयानी से काम ले रहे थे, या फिर उनका जवाब ना देना और फिर उनको फिर बाकायदा कानूनी शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया कि जनाब आप गलत बात कह रहे हैं कि हमने तो कोई इदारे के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह बताया। और फिर जो कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो मेरे ख्याल में एक बड़ी वाज़ेह दो टोक और खरी खरी बातें जो आई हैं, उसका जो है वो जवाब जो है वो कहाँ है? तो इदारे के ऊपर बिल्कुल तनकीद की है, शख्सियात पे तनकीद की है। इससे पहले डीजीआईएसआई के मामले को घसीट के 6 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक जो है उसको हर जो है वो गली का जो है वो मौजू बनाया गया है। तो ये मेरे ख्याल में जो गलत है। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखिए चैलेंजेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनरल बाजवा साहब की 2 पॉलिसीज़ थी, एक मुआशी इस्तेहकाम और दूसरा जो है वो सियासी इस्तेहकाम। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोनों जो है वो अचीव हो सके। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको मेरे ख्याल में बहुत सारी मेजर पॉलिसीज़ को रिवर्स करना होगा जो जनरल बाजवा साहब के दौर में रहीं। और आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब गए, तो उसके बाद जो एक इमेज बिल्डिंग थी फौज का, वो मेरे ख्याल में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को यकीनन इसका क्रेडिट जाता है। और दूसरी तरफ जो है वो अब हमें मेरे ख्याल में अंदरूनी तौर पे मुल्क में जो एक इदारे के खिलाफ एक फिजा कायम की गई है, उसके अंदर मेरे ख्याल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो है वो ठीक। मुल्क के जो सरहदें हैं,
खास तौर पे अफगानिस्तान के ऊपर और इसी तरह से कश्मीर के ऊपर हमें तवज्जो देनी है। अफगानिस्तान राइट। के अंदर मेरी नज़र में अमेरिका जो है वो अब एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के वहाँ आएगा और पाकिस्तान अफवाज का किरदार जो है वो मज़ीद मुस्तहकम मुझे ठीक है। नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत वो किरदार अभी तक अदा नहीं कर पाया जो कि रोल उसका अमेरिका समझ रहा था। मेरा ख्याल है वो अभी तक रोल ठीक अदा है। करने में कामयाब नहीं हो सका। ठीक, नुसरत साहब आप क्या समझती हैं, सियासी कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन होगा और आपकी नज़र में क्या बड़े चैलेंजेस हैं नए आर्मी चीफ के लिए? बहुत शुक्रिया आपका जवाद। और सियासी कशीदगी, ये जो मामला था बिल्कुल इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई कंट्रोवर्सी होगी। इमरान खान साहब की जानिब से भी ये बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बहुत ही हार्मनी के साथ बहुत बेहतर तरीके से मामला रिजॉल्व हो गया। लेकिन सियासी कशीदगी अपने आप में जिस तरह थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद वो कुछ तब्दील हो जाएगी, क्योंकि सियासी जमातों में आपस में जो फ्रिक्शन है वो उसी तरह से है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हमारे यहाँ ये है कि चाहे आप पावर में हैं, चाहे आप फेडरल हुकूमत में हैं, प्रोविंशियल हुकूमत में हैं, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन है या ऑपोजिशन में भी मौजूद हैं, हमें एक दूसरे से इख्तलाफ दर इख्तलाफ करना है। इख्तलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हम बेहतरी करना चाहते हैं। माजरत के साथ दोनों पार्टीज के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, मजीद और पार्टीज भी हैं, लेकिन बस इख्तलाफ शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ इख्तलाफ है। आप मुझे बताइए, अपने से उठकर, अपने लीडर से उठकर, अपनी पार्टी से ज्यादा ऊपर उठकर पाकिस्तान के बारे में किसने सोचा है? आज तक सर जोड़ के कौन बैठा है? जब इस तरह के अहम फैसले होते हैं जहां सबको लगता है कि हमारे फायदे हैं, वहां सब सर जोड़ के बैठ जाते हैं। जहां फायदा नहीं लगता, जहां कौम और मुल्क की बात आती है, वहां कहां सब सर जोड़ के बैठते हैं। ये सियासी इख्तलाफात जो पहले चल रहे थे, ये इसी तरह चलते रहेंगे, ये इसी तरह इनके बयानात आते ठीक। रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि नए आर्मी चीफ के हवाले से, क्योंकि अब उनकी तैनाती हुई है, जाहिर है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर या उनके ऊपर एक बड़ा बर्डन है। बर्डन इस सेंस में कि आज मैं और आप जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं या सुनते हैं टेलीविजन पर, वो पहले नहीं हुआ करता था। जिस तरह से पूरी एक इमेज डिटोरिएशन हुई है, वो पहले नहीं थी। अब नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से लेकर चलते हैं। जो एक ओवरऑल इमेज डिस्ट्रक्शन हुई है, उसे कैसे बेहतर बनाते हैं। और बार बार जो कहा जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस का रोल जो है वो महदूद किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा, पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा या पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ये तमाम चीजें उनके ऊपर आती हैं। जिस तरह से अभी हमारे मेहमान ने कहा कि वो खासे पढ़े लिखे भी हैं, फिर उनको बड़े एजाजात भी मिले हैं, उसके अलावा वो अहम पोजीशंस पर भी रहे हैं, सो ऑब्वियसली उनका एक एक्सपोजर और विजन है। सो वी एक्सपेक्ट कि अब जो जितनी डिटोरिएशन इस इदारे के हवाले से या इस पोजीशन के हवाले से पहले हो चुकी है, जितनी हम बातें कर चुके हैं, होपफुली वो आगे ना हो, क्योंकि ठीक है। उसकी डिस्ट्रक्शन या उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन सियासी तौर पे आज भी और कल भी और आने वाले 1 महीने तक हम यही बात करेंगे कि मेरा लीडर ये कह ठीक। रहा है, मेरी पार्टी ये कह रही ठीक है, है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं, और इसी कशमकश में हम इलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। राइट, ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अहम तैनाती तो हो गई है, क्या अब हुकूमत अहम तरीन जो इशू है पाकिस्तान का मईशत, उस पर भी दीगर सियासी जमातों के साथ यकजुबान होगी? तमाम सियासी जमातें इस अहम मामले पर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अहम तैनाती हो गई है। जिस तरह अपोजिशन समेत अहम तमाम सियासी जमातें आज यकजुबान नजर आईं, क्या मुल्की मईशत के लिए भी यकजुबान होंगी? जिस तरह मुलाकातों का एक सिलसिला चला, हुकूमती लोग कभी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मिले, कभी दीगर सियासी जमातों से आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकातें की, क्या इस तरह मुलाकातें पाकिस्तान की मईशत के लिए भी होंगी? क्या कोई मिसाक़ मईशत होगा? अपनी अपनी बारियों के लिए अगर कहा जाए, मिसाक़ जमहूरियत तो किया गया था अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए मिसाक़ मईशत भी होगा? इस पर प्रोग्राम में आप बात कर लेते हैं। मौली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे बढ़ जाए, हुकूमत से कह दे कि कोई मिसाक़ मईशत कर लो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। फवाद भाई, पहले तो 2 क्लेरिफिकेशन जरूरी हैं कि अगर हम डर्टी हैरी कहते हैं तो वो इदारा नहीं है, वो फर्द है, तो उसको इदारा कहना ठीक नहीं है। दूसरी बात कि मैं समझता हूँ कि जो जनरल बाजवा साहब ने कल एड्रेस किया या उससे पहले DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
तो उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या एड्रेसेस करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मौजूदा जो हुकूमत है वो नाअहल है, नालायक है, अपना बयानिया अपना पेश ना कर सकी, उनको डिफेंड ना कर सकी, इसलिए उनको खुद को आगे आना पड़ा। अब जो आप मुआशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, तो देखें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर पीडीएम में, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नवाज लीग हो, वो जेयूआई हो, इन तीनों ने लॉन्ग मार्च किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कि महंगाई बढ़ गई है, और उन्होंने यहाँ आके महंगाई का शोर डाला था। लेकिन जब से ये आए हैं तो महंगाई मल्टीफोल्ड बढ़ गई है। आप देखें, आटा जो 50 रुपए किलो था, 55 रुपए किलो था, अब 115 रुपए किलो का हो गया है। अब इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $16 बिलियन से कम होकर अभी $8 बिलियन पे आ गए हैं, और आपके पास 3 हफ्तों का भी इंपोर्ट बिल के लिए डॉलर मौजूद नहीं है। और इंपोर्ट के लिए प्राइवेट जो भी मशीनरी थी जो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती थी, उस इंपोर्ट पे बैन है, और आपको अब आजकल मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा, महंगाई की इंतहा हो गई है, पेट्रोल महंगा है, यानी कि हर तो चीज। धरना जो करने जा रहे हैं आप लोग, हुकूमत से बात करें शहर इक़्तिदार में जाकर कि एक- मईशत की बेहतरी के लिए जो हमारा किरदार है वो हम अदा कर सकते हैं, ना कि हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज करें जैसा आपके साथ हुआ। वादिक बात यह है कि हम समझते हैं कि इस मुल्क में एक ही हल है जिससे जो है स्टेबिलिटी आ सकती है, और वो है कि किसी भी सूरत में इलेक्शंस कराए जाए, और जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि ये मौजूदा जो हुकूमत है इसकी कोई जो इखलाकी या आईनी पोजीशन नहीं है। ये एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, एक साजिश के तहत वजूद में आई है। जैसे पहले मेरी बहन ने कहा कि हमने साइफर से कोई विथड्रॉ किया, हम साइफर से कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं? 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये कहा क्या है, उसमें धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की गई। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के तशक्कुस की बात है, पाकिस्तान के ऑनर की बात है। हम उससे विथड्रॉ नहीं हो सकते, और हम अभी भी वही मुतालबा करते हैं कि अगर ये समझते हैं कि हम कोई पीछे हटे तो उस पर अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, और उस सिलसिले में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो जी। लेटर है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा चुका है। आसमा साहिबा, मुल्क की मईशत के लिए भी आसिफ जरदारी साहब इतने एक्टिव नजर आएंगे? उनकी कमर का दर्द और बाकी तमाम बीमारियां ऐसा लगता है उनकी चली गई हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले चंद रोज़ में मुलाकातें शहर इक़्तिदार में की इत्तेहादियों के साथ, कुछ इस तरह की मुलाकातें इतने एक्टिव वो मुल्क की मईशत के लिए भी नजर आएंगे आने वाले दिनों में? पहले तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं, फिर मैं सदर जरदारी साहब के बारे में भी आपको बताती हूँ। पहले मेरे ख्याल में हम सारे कौम ने जनरल बाजवा साहब का ये आखिरी खिताब सुना, जिसपे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली कहा। मैं अपने भाई साहब को ये ज़रा दोबारा याद दिलाती हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई साइफर नहीं था, अगर था तो फिर पाकिस्तान का दिफा, और वो क्या हम ऐसे ही बैठे हुए थे कि अपने मुल्क का दिफा नहीं करते। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कल साइफर क्या ये इशू को क्लियर किया। तो उसके बाद भी अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो फिर क्या कहें कि एक आर्मी चीफ इनको ने बड़ा क्लियरली कहा कि देयर वाज नो साइफर, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद आ जाए रजीम चेंज पर। देखिए जी, रजीम चेंज अगर साइफर नहीं था, अगर अब ये कहते हैं कि इदारों की भी कोई मुदाखलत नहीं थी, तो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। वो तो फिर बात ये है कि भाई आप हमारे तो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे इमरान खान उस वक्त के, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके, या जो एमएनएस थे वो उनके खिलाफ थे, या वो चला ना सके हुकूमत को, अवाम के इश्यूज थे, उनके अपने एमएनएस के इश्यूज थे, उधर लोगों के इश्यूज थे, और इसीलिए उनके खिलाफ वोट गया बहुत सी सियासी पार्टियों का। तो अगर ये जमहूरियत है हमारे मुल्क में, और अगर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो फिर हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, आपके पास वोट नहीं था, आप अपने मेंबरान को लूज कर सके जो और एक जमहूरी सिस्टम से क्यों आपसे हुकूमत गई? क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट was not liked by the people। मतलब अवाम जो एमएनएस जो वहाँ बैठे थे वो अवाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना जी। तो अगर वो खुश थे, और या वो सियासी पार्टियां जो थी वो खुश थी, तो फिर ये रजीम चेंज क्यों आता? दूसरी बात, आपने सदर जरदारी साहब की बात कही, तो जैसे ये पार्लियामेंट हमारे से वजूद में आई, तो तब भी जरदारी साहब ने अपनी तकारीर में कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जिसको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने रद्द किया।
तकारीर में ये कहा, लेकिन वो इतने एक्टिव नजर नहीं आया। चले जब से नहीं ये जी, मखलूत हुकूमत बनी तकारीर है में कहा पिछले 7 उन्होंने तो महीने उस से, वक्त कहा कि अगर आप सिर्फ आसमा साहबा ऑपोजिशन की बिल्कुल पकड़ दुरुस्त। दकड़ करेंगे और आप सारी ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेके तमाम सियासी पार्टी के लीडरान को जेल में डालेंगे, तो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कौन करता है जी? अभी इन्होंने तो सिर्फ मैं पिछले 7 महीने की बात कर लेता हूँ। तो आसमा साहबा डेमोक्रेसी नहीं पिछले थी, वो 7 तो माह में बताइएगा, डिक्टेटरशिप थी ज्यादा। पिछले 7 माह में वो जब एक्टिव हुए या सेनेट इलेक्शन के लिए एक्टिव हुए, वो अभी इस अहम तैनाती के लिए एक्टिव हुए, मईशत के हवाले से ऐसा नहीं नजर आया कि वो इस तरह मुलाकातें कर रहे हैं दीगर सियासी जमातों से, सियासी जमातों के कायदीन से, जितने इन दिनों में एक्टिव न रहे। क्या ऐसे वो मिसाल के मईशत भी करते देखिए, नजर आए? अहम तैनाती भी तो पाकिस्तान के ही ली थी ना, तो पाकिस्तान की मईशत भी तो पाकिस्तान को, मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा पाकिस्तान किया। को स्टेबिलिटी के लिए थी। पाकिस्तान के इससे कितने दूर आसमा साहबा, ये तो कतई मैं नहीं कहना चाह रहा कि वो क्यों एक्टिव हुआ, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे एक्टिव। वी आर प्राउड कि हमारे इतने ऑनरेबल इकानमी चीफ आए हैं जिनके पास इसमें इतने कोई ज्यादा ऑनर्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हम तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें उनकी सॉर्ट ऑफ ऑनर भी उनको मिल चुका है। बात ये है कि आसिफ जरदारी साहब जितने एक्टिव सियासी जोड़ तोड़ के लिए नजर आते हैं, मुल्की मईशत के लिए नजर आएंगे? बिल्कुल मुल्की मईशत के लिए बिल्कुल वो भाग दौड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अभी ये सैलाब किससे आया, मुलाकात की, कितने मुआशी माहिरीन से मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की, गए बड़ी सियासी जमात? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट छोड़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो सियासी जमात तो है ना, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने वो जमहूरी, यहाँ तो इस चीज का फैसला करे कि वो किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं। वो सिर्फ वो जमहूरियत चाहते हैं जहां पर वो प्राइम मिनिस्टर हो। वो दूसरी, वो अपोजिशन की जमहूरियत नहीं चाहते। वो सिर्फ वो हुकूमत चाहते हैं या वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत में रहे। इनको ये सीखना पड़ेगा। साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, वो जाएं मुफाहमत करें तहरीक इंसाफ से। मुफाहमत अगर करते हैं तो पाकिस्तान की भलाई के लिए करते हैं। मुफाहमत अगर जोड़ के सियासी पार्टियों को रखा है और लेकिन यहाँ तो ऐसा नजर आ रहा है उनके सारे इक़दामात मुफाहमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाने के लिए नहीं है। ऐसा नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करने से सैलाब आया पाकिस्तान में। सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। लेकिन अफसोस के बाद हमारे अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर ने जलसों पे जलसे किए है। उस सैलाब मुतासिरीन से भी मिले, वो उस दौरान मिले सैलाब मुतासिरीन से? नहीं देखिए, नुसरत साहिबा, पंजाब में लोग 4-4 फीट पानी के अंदर जलसे भी अटेंड करके आए उनके। मैं आपको बताऊं, उस दौरान में अगर आप इलेक्शंस की डिमांड करें, ये दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता। आज भी क्लाइमेट चेंज का जो अभी इजलास हुआ है शर्मुल शेख में, दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान पे क्या मुश्किलात गुजरी है और गुजर रही है, और पाकिस्तान को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। क्यों हम ये सारी चीजें भूल रहे हैं? ये 3.5-4 साल जो इन्होंने हुकूमत की है, उसकी अगर वो एक प्रॉस्परस गवर्नमेंट होती, अगर वो अवाम खुश होते, तो ये सारे बाई इलेक्शंस ना हारते। फिर ये जो इनका रजीम क्यों बदला? ठीक है आसमा साहब। नुसरत हारिस साहब, आप क्या समझती हैं, मिसाल की मईशत होता देख रही हैं आप मुस्तकबिल में? एक दो बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। आसमा साहिबा से मैं बहुत अदब से इख्तिलाफ करना चाहूँगी। 2-3 वजूहात हैं इसके पीछे। एक तो इस वक्त जो फ्लड्स की बात हुई है, जो सैलाब की बात हुई है, सैलाब में जो सूरत हाल हुई है और जिस तरह सिंध हुकूमत ने उसे केटर किया है, वो मेरे और आपके सामने है। उससे मैंने कभी नहीं देखा कि सिंधी कौम इस तरह से अपना दुख बताए, इस तरह से अपनी तकलीफ बताए और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रद्द कर दिया उन्होंने इस बार। और जिस तरह से चोरियां हुई हैं, जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है, जिस तरह से सामान लूटा गया है, जिस तरह से सामान खाया गया है, जिस तरह से सामान सैलाब ज़दगान का बेचा गया है, वो आसमा साहिबा को मुझसे ज्यादा पता है। जिस तरह से वीडियोस वायरल हुई हैं, वेनिस में हम घूम रहे हैं, उसमें भी इसी तरह कश्ती रानी होती है, या फिर अपने जूते आप मिनरल वाटर से धो रहे हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो वहां पर पसमानदा हालत में मौजूद है। ये आपने हम सब ने देखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मंझी हुई सियासी जमात है जो आज से नहीं, गुज़िश्ता न जाने कितनी दहाइयां गुजर चुकी हैं, कम और बेश भी 5 से
6 दहाइयां गुजर चुकी हैं। ये फैमिली ही पॉलिटिक्स में, यहाँ पर जितना पॉलिटिशियन है उसका पूरा अपना एक पॉलिटिकल विजन है और बैकग्राउंड है। उसके बाद आज आके आप एक नई जमात को ये कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, वो जमहूरियत के लिए, तो वो इकोनॉमी के लिए ये नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने क्या किया? जी कंसिस्टेंटली सिंध में आपका तीसरा टेन्योर है, कराची की हालत आपके सामने, सिंध के हालात आपके सामने, आपने क्या किया? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। और फिर आप लोग कहते हैं कि हम इकोनॉमी के लिए करना चाहते हैं। देखें, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, मुंह से मैं भी बहुत बड़ी तकरीर इस वक्त कर दूं कि इकोनॉमी के लिए हमें ये करना चाहिए। मेरा तो सब्जेक्ट है, आई हैव बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन मुझे ये बताएं, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैंने तो अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब चीजें पढ़ी हैं, आज भी मैं उनको देखती हूँ। आप मईशियत के लिए पॉलिसी बनाएंगे और अगर इस वक्त से भी काम करना शुरू करेंगे तो 10 साल बाद उसके असरात आपको दिखेंगे। ऐसे थोड़ी है कि जी हम तो बात कर रहे हैं, हमने इससे बात कर ली, उससे बात कर ली और खत्म हो गया। Nobody is serious about economy. I'm telling you, nobody is serious about economy. हर किसी को कुर्सी की फिक्र है, हर किसी को इक्तदार की फिक्र है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, और जब अच्छा काम होता है तो हम उसको भी सराहते हैं, जी बट एट द सेम टाइम मैं भी इन कराची आईटी फील करती हूँ कि हमारी तो एक टेन्योर के बाद दूसरा टेन्योर, दूसरे के बाद तीसरा टेन्योर। यहाँ के क्या हालात है? आप भी कराची में रहते हैं, ये प्रोग्राम यहाँ से हो रहा है, क्या हमारे हालात हैं, क्या सिंध के हालात है, क्या कराची वाले के हालात हैं, हमारी क्या इस वक्त रोजगार है, हमारी क्या इस वक्त जिंदगियां हैं, हमारी सड़कें क्या हैं, हमारे हालात क्या है। ठीक मैं है आपको एक बात बताऊं, जब आज ये रिपोर्ट जी आई है 3000 लोगों की कमर और गर्दन टूट गई है। मेरी इससे मुराद ये है कि सर्वाइकल का टूट पेन और कमर का पेन हो गया उन खराब सड़कें तमाम लोगों को जिन लोगों ने ये खराब सड़कों की वजह से। ठीक ये रिपोर्ट आई है, और हो सके तो वो लोग हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बाइकों में जो सफर करते हैं उनके ये हालात है। रोजी रोटी है नहीं, इनकम है नहीं, कुछ है नहीं। उसके बाद जो हम एक दूसरे को बस बुरा भला कहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान साहब ने बहुत कोई सुनहरे ख्वाब दिखा दिए थे या बड़ा कुछ यहाँ पर जो है फूल हम सब पे ठीक है बरसने लगे थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, ठीक किसी है ने भी ऐसी कोई चीज नहीं की जिसकी वाहवाह इस वक्त होनी चाहिए। राइट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हुकूमत मुआशी बहरान के खात्मे के लिए आप भाई जी, समझते हैं इनका तमाम आप सियासी एक जमातों को एक यकजा एक करेगी? पॉइंट के ना, मैं राइट एक मैं आता हूं बात अब्दुल्ला जरा साहब जी इनको कह दूं। जी जी मैं भी इनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी केपी से बिलोंग करती हूँ, हमेशा, मैं भी लेकिन पेशावर जब से भी बिलोंग आप करती हूँ। जाते और हैं अगर आप अब्दुल्ला केपी साहब, मैं आए आपका और अगर आप देते हैं तो केपी के मुआशी हालात इस्तेकाम को देखें अगर आप तो गौर करें, कराची तो आपको अब्दुल्ला साहब आपका बहुत पॉइंट बेहतर लेता हूँ, लगेगा आसमा साहब अगर मैंने आप केपी के हालात आके देखें। सॉरी राइट राइट ये जी ठीक सॉरी है फॉर मैं अगर इंटरप्टिंग, बात जी लेकिन जी अब्दुल्ला मैं साहब देखिए आपकी बात को नहीं टोका, काइंडली मुझे बात करने दीजिए, बहुत जी शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक सियासी मफादात हैं तो हमने ये देखा है कि चाहे वो माजी की हुकूमत हो या मौजूदा, कश्मीर के मामले के ऊपर कोई दूसरा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया, कोई आपस में एक दूसरे के लिए नहीं बैठे। पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हालात आना शुरू हो गए कि श्रीलंका जैसे हालात बन गए, लेकिन आप लोग इकट्ठे नहीं बैठे। इसलिए मैं ये देख, अफगानिस्तान के ऊपर आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा दुनिया पूरी बैठी साथ, लेकिन हम लोग आपस में इकट्ठे नहीं बैठे। इसका मतलब यह है कि टैपी है या कैसा 1000 है। आप मुझे बताएं कि ये दो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर अब तो अफगानिस्तान में 1.25 साल हो गया है, तालिबान की हुकूमत आ गई है। क्या वजह है कि हम अभी तक इन दोनों मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो है वो हमारी क्या काविश और क्या कोशिश है। दूसरी बात जो है, मैं जरूर एक बात रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये अगर जब बात करते हैं तो ये जब न्यूट्रल कहते हैं, जानवर कहते हैं, और जिस तरीके से इदारे के सरबराह को जो है निशाना बनाया जाता है, तो मुझे बताएं कि क्या इदारे का सरबराह जो है वो पूरी पाकिस्तान फौज की नुमाइंदगी नहीं कर रहा? क्या आईएसआई का सरबराह को जब निशाना बनाया जाता है तो वो पूरी आईएसआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? और फिर उनको वाकई इसलिए आना पड़ा कि हुकूमत वो बयानिया नहीं बना सकी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम किसको लगाया, किसको कहा कि जी ये लोग हैं जो ट्रोलिंग करते थे, जिन्होंने शोहदा की ट्रोलिंग की। आज आप डर्टी हैरी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई कि ये बात करते हैं। आप मुझे बताएं, जनरल फैसल हैं कौन? जनरल फैसल वो हैं जिन्होंने कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जो है वो संभाल लिया, बचा लिया, वरना पूरी जो रैल्फ पीटर का नक्शा था फ्री बलूचिस्तान का, जो ब्लड बॉर्डर्स के नाम से आया 2006 के अंदर, उसको उन्होंने बिल्कुल जो है रिवर्स कर दिया। उनको जो है हिलाले शुजात मिला, उनको तमगा बिसालत मिला। वो पाकिस्तान के एक मायानाज जर्नैल हैं। उनकी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस बलूचिस्तान के लिए मैं कहता हूं बेमिसाल खिदमात हैं।
आप कैसे एक जनरल ऑफिसर को बगैर जो है वो कोई सबूत के, बगैर किसी चीज के जो है आप उनको जो है वो उनकी ट्रोलिंग करते हैं, उनके ऊपर आप आवाजें कसते हैं, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक सीनियर ऑफिसर के ऊपर जो है ये बात कर रहे हैं और बगैर इल्जाम के बात कर रहे हैं। मैं यही बात जो है वो किसी और के लिए भी कहूंगा, वो किसी सियासतदान के लिए भी नहीं होनी चाहिए, वो किसी जज के लिए नहीं होनी चाहिए, वो किसी ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं होनी चाहिए, वो किसी सहाफी के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाएगी कि एक इदारे के ऊपर, तो फिर इदारे के चीफ ने कल बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि वो क्या होता था, वो कौन लोग थे, और साइफर का बयानिया जो है उसके मुतालिक बता दी। अगर आप लोगों में इतना दम है तो ले जाएं आप आर्मी चीफ को कोर्ट के अंदर ले जाएं और कहें कि वो साइफर जो है वो गलत था। क्यों नहीं उस टाइम पे जो है आपकी ठीक है। हुकूमत उस टाइम पे मौजूद थी। 7 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आप लोग वहां मौजूद थे। आपने स्टैंडिंग कमेटी का जो है कोई इजलास बुलाया, कोई आपने उसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। आपके सेनेटर आज भी मौजूद है, आपने सेनेट में कोई कमेटी बनाई, आपने जो है वो कोई वहां आईबी की इंक्वायरी करवाई, आपने कोई जो है आईएसआई की इंक्वायरी कराई, ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। जो है वो ब्रेक, अमेरिकन सफीर को मुल्क बदर कर दिया। क्या बात बिल्कुल कर ठीक रहे है हैं? अब्दुल्ला For साहब, God's कथा sake, कलाम की ये माजरत ऐसा चाहूंगा, नहीं ब्रेक होगा पर कि जाना है, आप प्रोग्राम में पाकिस्तान वक्त कम फौज है, को जो और है यहाँ ब्रेक के बैठ बाद के जो है हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो कहाँ पहुंचा है और क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। लालचंद मलही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आजकल कहाँ है, और अगर अब आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो फिर आपका क्या लाए हमल होगा? भाई देखें, सबसे पहले तो मुझे एक चीज जो भाई साहब ने बड़े जज्बाती हो रहे हैं इनको क्लियरिफाई करें कि कल जिनकी ये इतनी तारीफ कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने 75 साल आइन को वायलेट किया है, हमने आइन की इज्जत नहीं की है। जब वो खुद एडमिट कर रहे हैं तो इनको इतना जज्बाती होने की अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। मेहरबानी करके गलत बात ना करें, ऐसे आप कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए। आइन के चलें, अंदर जो आप है देखें, बकायदा आप अपनी आईएसआई गाड़ी के की अंदर बात करें, पॉलिटिकल सेल आप 1974 में टाइम बनाया बात गया, करने दे किसी इसलिए और वो को ना, एक आईनी किरदार है। और उन्होंने आप ऐसा कोई नहीं किसी कहा और कि को हमने बात आइन की करने धज्जियां दीजिए उड़ाई। ना। जो आप बात करें, जो अल्फाज हैं वो अदा कर दें, मेहरबानी करें। जी जनाब आप किसी और की बात सुन लेना। आप किसी को कुछ भी कहें, आपको कोई रिप्लाई ना करे, ऐसा तो ना करें ना। आप या तो कहें कि ये जो ये हम यही कह रहे हैं कि गुज़श्ता 7-8 माह में जो कुछ हुआ है वो यही है। आप सेनेटर की बात करते हैं, आपको तो कहना चाहिए था, आपको टीवी पे मुतालबा करना चाहिए अभी मेरे साथ कि सेनेटर आजम स्वाति की जो वीडियो बनाई गई वो किसने बनाई, उसको सामने आना चाहिए, आप मुतालबा करें। आप वो काम नहीं करते, आप सिर्फ जो है सिविलियंस को जो है डराने धमकाने की बात करते हैं। ऐसे काम नहीं बिल्कुल मैं चलेगा। मुतालबा करता पाकिस्तान हूं कि पाकिस्तान सेनेटर आगे आजम बढ़ गया सवाती है, की जो पाकिस्तान की वीडियो है आवाम जागती है, उसकी पाकिस्तान तहकीकात की हो आवाम जाए, अपने और इदारों के साथ खड़ी सीसीटीवी है। की वो फुटेज जिसमें पाकिस्तान की इमरान खान आवाम साहब को कंटेनर पे गोली लगी, जो कि कंटेनर के ऊपर मौजूद है सीसीटीवी की फुटेज, वो भी जो है वो उसके मुतालिक भी इंक्वायरी की जाए कि वो किधर गई। आप भी बात कर लेना। मैं फिर बात आप, करता हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, किसी और का नहीं सुनना चाहते। मैं तो आपकी आपके प्रॉब्लम साथ ये खड़ा है। हूँ। मैं जो मुल्की मैशत की बात की, जहाँ साहब आपने देखे, ये जो मौजूदा, हम क्यों कहते हैं कि ये साजिश के तहत आए हैं, इसलिए कि ये जब से आए हैं तो उन्होंने क्या किया, जो इस मुल्क में इनमें उन्होंने अपने केसेस खत्म कराए, जो नैब के कानून था उनको उन्होंने तब्दील कर दिया ताकि इनको कोई पकड़ ना सके। तो इनकी दिलचस्पी, अब जो इसाक डार साहब आए, इसाक डार साहब तो कई बार रहे हैं मिनिस्टर, कई बार रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने पहले कौन सी जो है दूध की नदियां बहा दी थी, जो अभी आके उनको हमारे सर पे बिठा दिया गया है, और आज मुल्क में जो है वो डॉलर भी गायब हो गया है। ठीक जहां है। तक लॉन्ग मार्च की बात है, वो इंतहाई अहम है। हम अपना लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। 26 तारीख को इंशाल्लाह रावलपिंडी हम पहुंचेंगे। इमरान खान साहब जख्मी होने के बावजूद, उनको ठीक जिंदगी है लालचंद साहब, खतरा होने के बावजूद भी वो भी लॉन्ग मार्च कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल। पहुंचेंगे, और हम अपना आसमा साहिबा, के लिए, अपना हक के राइट, लिए अपना आसमा एहतजाज साहिबा, जारी शेख रशीद साहब कह रहे हैं क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं, मार्च या अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे, जबकि हुकूमत का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात वो नहीं करा सकती। हमें नहीं पता कि शेख रशीद साहब को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। बिल्कुल कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे, और हुकूमत जो है
जो अपना टेन्योर पूरा करेगी और इंतखाब इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, लेकिन अपने टाइम पर होंगे जी। और अगर ये इसी तरह ये मार्च और ये लॉन्ग मार्च और ये शॉर्ट मार्च और ये तवील मार्च जो ये करते रहते हैं, इससे भी आप देखें कि मुल्क की इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ता है, कितना लोकल आप लोगों ने भी तो 4 लॉन्ग मार्च किए थे कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, एहतजाज किए थे, बिलावल भुट्टो साहब भी गए वहाँ पर, मरियम साहिबा भी गई, हमजा हमने तो शहबाज जी भी गए, एक मौलाना लॉन्ग फजलुर मार्च रहमान किया 2 बार था गए। और वहाँ पर बड़े डिसेंटली हमने इस वक्त इस्लामाबाद हुकूमत में आकर शामिल खत्म कर जमातें दिया 4 था। बार गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप करें जी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त होने जा रहे हैं? इंतखाबात तो जी मुझे अपने टाइम पे ही नजर आएंगे, लेकिन जहां तक शेख रशीद साहब का है तो कमाल है, आप जैसे सीरियस जो सहाफी हैं वो अब उनको अहमियत सर दे मेरी रहे खुद हैं। बात हुई थी आज उन्होंने तो उनसे, ये भी उन्होंने कहा कहा था मैं ब्रेक कर रहा हूँ खबर। अब्दुल्ला साहब बात हुई, उन्होंने कहा मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने उनसे सवाल भी किया कि कोई मुज़ाकिरात हो रहे हैं, कोई बात हो गई है, उस पर भी उन्होंने कहा बिल्कुल मुज़ाकिरात हो रहे हैं, इमरान खान के साथ बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जवाद भाई कुछ नहीं हो रहा, मैं भी आपको ब्रेक कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब उनसे ये सवाल किया कि आपको ये बताया किसने, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अप्रैल में भी उन्होंने कहा था कि इंतखाबात हो रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि जो है जून में हो रहे हैं, फिर उन्होंने कहा अगस्त और सितंबर में तो होंगे ही होंगे, फिर उन्होंने जो है अक्टूबर की डेट ले दी। फिर आप किसकी मतलब बात करके, मेरे ख्याल में टाइम जाया करने वाली बात है। राइट, नुसरत साहब आप समझती हैं क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, मामलात तय पा गए, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं? जवाद साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में बहुत अनसर्टेनिटी है। हम सब अपनी अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, पेशगोई कर देते हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी पलड़ा भारी हो सकता है और कभी भी किसी का भी वक्त आ सकता है, कुर्सी का और कुर्सी जाने का भी। पाकिस्तान की सियासत में हमने यही देखा है। जब पीडीएम एक साथ हुई और लॉन्ग मार्च हुआ, उस वक्त भी लोगों की मिली जुली राय थी, लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब को उनके ऑफिस से या उनकी कुर्सी से हटा दिया गया और मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कहकर आई कि हम इलेक्शन करवाएंगे। उस वक्त चंद महीनों का टाइम दिया गया था, फिर उसके बाद और बातें होती रही। तो वैसे तो पूरी कोशिश की जाएगी कि जो टाइम है उसी पे हो, लेकिन ऑब्वियसली एज यू नो कि हमारे यहाँ हर दिन एक सनसनी से भरपूर दिन होता है और हर दिन एक नया इवेंट हो जाता है। एंड यू नेवर नो कि कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसे मुज़ाकरात या कोई ऐसे मफादात निकल आए कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए। सो ठीक है। ये हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर शेख रशीद साहब ने कभी भी कोई बात कही है, मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैंने उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती होगी, जिसकी बुनियाद पे वो पेशगोई करते तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो उनके अंदाजे के मुताबिक चलती नहीं है और फिर उनकी बात बर आती नहीं है, वो हकीकत बन नहीं पाती। तो इस वजह से हमें लगता है कि ये शायद ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कोशिश हर जगह से की जाती है और कोशिश यही होती है कि जिस तरह सियासत में कि आप ठीक। आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके इकदामात होते हैं वो आप करने की कोशिश करते हैं, मुलाकातें करने की कोशिश करते हैं, अपनी राह हमवार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नुसरत हारिस साहिबा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आसमा आलमगीर साहिबा, लालचंद माली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।